नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। मिडिल ईस्ट की जंग से पैदा हुए तेल संकट पाकिस्तान में उथल पुथल ला दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि वहां की सरकार ने एक से अपने नागरिकों को कह दिया है कि आप रात के 8 बजे ही सो जाइए। पाकिस्तान सरकार ने 7 अप्रैल से देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजार और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे बंद करने का आदेश दिया है। यह फैसला तेल और गैस बचाने के उपायों के तहत लिया गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। यह फैसला सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पेट्रोलियम उत्पादों पर हुई बैठक में लिया गया। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में दी गई। इस आदेश के अनुसार पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर में बाजार, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और रोजमर्रा के सामान बेचने वाली दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। तो देखिए, रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान में सब कुछ बंद रहेगा, जो कि जरूरी चीजें हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉल बंद रहेंगे। रोजमर्रा के सामान के लिए जो बाजार खुले रहते थे वो अब 8 बजे बंद हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जिस तरीके संकट से जूझ रहा है, गैस और तेल संकट से, उसके चलते अब उसके पास ज्यादा रास्ते भी नहीं बचे हैं और इसी वजह से अब वो इस तरीके के फैसले ले रहा है। जहां पहले भी लॉकडाउन इंप्लीमेंट करके देखा गया और अब तेल संकट के बीच पाकिस्तान ने एक और फैसला लिया है और ये कहा है कि रात 8 बजे तक सभी दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल बंद हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद, गिलगिट और आजाद जम्मू कश्मीर में बाजार, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर और रोजमर्रा के सामान बेचने वाली दुकानें रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। तो हर रात 8 बजे ही सो जाएगा पाकिस्तान। कुल मिलाकर ये तस्वीर सामने आ रही है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी, रक्षा विशेषज्ञ, जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी जुड़ गए हैं। कैप्टन श्याम कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कल देवानंद गुर्जर, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आपके साथ श्याम कुमार जी, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त हालत जो है वो बेहद ही खराब है और गैस संकट से क्योंकि वो जूझ रहा है, यहाँ पर लॉकडाउन तक इंप्लीमेंट करके देखा और अब ये रात 8 बजे से पहले सभी दुकानें, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर बंद हो जाएंगे, ये फैसला लिया है। क्या ये तमाम पैतरे पाकिस्तान को थोड़ी राहत पहुंचा सकते हैं? फिलहाल किस तरीके से हाशिए पे आता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है? धन्यवाद उन्नति। जय हिंद सरोवरना। जय हिंद। ये देखिए, बहुत ही एक संवेदनशील घटना है पूरे विश्व के लिए और सभी देश अपनी अपने हिसाब से उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो रिजर्व्स हैं ऑयल और एनर्जी की, उसके हिसाब से अपना अपना फैसला ले रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान की माने तो पाकिस्तान फिलहाल पॉली क्राइसिस से गुजर रहा है। उसकी जो अपनी पकड़ थी अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स की और अपने राजनीतिक फैक्टर्स की, वो दोनों के दोनों अभी चरमराए हुए हैं। एक तरह से वो मीडिएशन का काम करके कोशिश कर रहा है एक इस्लामाबाद एकॉर्ड बनाने का, जो फेल हो गया, और दूसरी तरफ अपने नागरिकों की सुरक्षा एनर्जी क्राइसिस से वो नहीं कर पा रहा। इसका कारण ये है कि 90% जो एनर्जी है उनकी, वो बाहर से एक्सपोर्ट होती है। उनका अपना कोई नेचुरल ऑयल एंड गैस का अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं, अपनी कोई एक्सप्लोरेशन नहीं। तो वो उनको पूरे से पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू गल्फ का जो तेल आता है उस पर आश्रित रहना है। लंका की माने तो वहां 3 डेज और 4 डेज ए वीक, नेपाल की माने तो आधा गैस का सिलेंडर। भारत ने अपने कदम
उठाएं। हमारे पास अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं, तो हम उसको इस तरह से एक तरह से स्क्रीन आउट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था है भारत की जो हम उसको रोक रहे हैं। लेकिन सावधानी की जरूरत सभी देशों को है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक फैक्टर इतनी खराब है। और लोन की बात करें तो आप जानते हो यूएई, सऊदी अरबिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, चाइना और ये सब के सब कई लोग सबके सब मांग रहे हैं लोन वापस, जो सब अप्रैल में ड्यू है। उसकी बातें मैं करूंगा विस्तार से अगर आप मौका दे तो। फिलहाल पॉली क्राइसिस से घिरा हुआ पाकिस्तान अपनी अंदर ही कई आंतरिक समस्याओं, टेररिज्म और सेपरेटिज्म के उस पर भी झेल रहा है, और अब ये बड़ी मार जो उसको देखने को मिल रही है, इसलिए ये हालत काफी खराब है पाकिस्तान की। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से पेट्रोल डीजल के प्राइस वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नल देवानंद गुर्जर जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से खाड़ी देशों से जहां से लिया है वो अब मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दिया गया, तारीख भी दी गई है, लेकिन पाकिस्तान इस हैसियत में नहीं है कि वो अभी ये कर्जा चुका पाए। और ऐसे में ये जो हर तरफ से संकट आ रहा है, पाकिस्तान की क्या स्थिति? सर आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कीजिएगा। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद। जो आपने, मैं एक आग्रह करूंगा, पहले कैप्टन कुमार श्याम साहब की हम आवाज नहीं सुन पाए, अगर कोई त्रुटि हो तो उसको ठीक करवाएं। ठीक है, मैं इसको दुरुस्त मैं कराती मेरी हूं। बात को आगे बढ़ाते हुए रखना चाहूंगा। देखिए, पाकिस्तान का जो आज की स्थिति है, वैसे ही पाकिस्तान की स्थिति पिछले एक वर्ष से बहुत आर्थिक तौर पे कमजोर रही है, और जब से ऑपरेशन सिंदूर में इसकी पिटाई भारत ने की, उसके बाद वो उभर नहीं पाया है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के जिस प्रकार से अफगानिस्तान में जाकर के इन्होंने सिविल हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी करते हुए अफगानिस्तान से सरेआम इन्होंने अपने मानवीयता के रिश्ते भी खत्म कर लिए हैं, और अफगानिस्तान बॉर्डर एक्टिव हो चुका है। जहां टीपीपी का ताल्लुक है, वो भी हमें पता है किस प्रकार से टीपीपी ने सरकार के नाक में पाकिस्तान सेना के दम कर रखा है। अगर दक्षिण में आए तो बलूच भाइयों द्वारा जिस प्रकार से वो अपनी लड़ाई को और तेज किया गया, तो पाकिस्तान बुरी तरह गिरा हुआ है। अब जो ये संकट आया है, ये संकट जो ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच में आया है, एक मैं देख रहा, ज्यादातर लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं कि देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो इलीगल ट्रेड, ऑयल का ट्रेड होता था, वो बहुत बड़ी मात्रा में होता था। पाकिस्तान के ब्लैक मार्केटिंग होती थी थ्रू दी लैंड रूट, और वो अब जब से ये युद्ध शुरू हुआ बिल्कुल बंद हो चुका है, क्योंकि जो शिया जो मुल्ला सरकार है ईरान की, जो गिर चुकी है, वहां तो कुछ बचा नहीं है। सारी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया। जो भी है तत्व अब पाकिस्तान के पास, वो भी आना बंद हो गया है। तो लाजमी था कि इनको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पर देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है, ये स्थिति आने वाले दिनों में बहुत सारे देशों की होने वाली है, अगर ये युद्ध ऐसे ही चला। हाँ, भारत का जहां तक ताल्लुक है, भारत की सरकार ने बड़े प्रोएक्टिव एक्शंस लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने हमारी रिफाइनरीज तैयार की हैं। हमारे रिफाइन को करने के बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों से डाइवर्सिफिकेशन किया है। दिल्ली से हमारा तेल और गैस आता था। तो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, और शायद मेरे ख्याल से अगर ये थोड़े दिन ज्यादा, यहाँ एक बड़ी चिंता की बात है। देखिए, पाकिस्तान जब चिंता में है या उसके कोई अंदरूनी संकट इतना बड़ा होता है, तो भारत की तरफ वो रुख करते हुए कुछ भारत में उलट पुलट करने की कोशिश करता है। संकेत भी मिल रहे हैं कि वो अमेरिका के जो CIA से मिलकर भारत के अंदर कुछ गतिविधि करने का उसका प्लान चल रहा है, जिसके अंतर्गत POK की तरफ करीब 150 से 200 टेररिस्ट इंतजार कर रहे हैं। बर्फ पिघल रही है हमारे पास से, अभी बर्फ वापस गिर गई, पर वो पास पिघलने शुरू हो गए, तो वो इस फिराक में है। और दूसरा, जहां तक गुजरात की तरफ, रन ऑफ कच्छ की तरफ भी उसकी गतिविधि बढ़ रही है। और भारत सरकार ने प्रोएक्टिव करते हुए CCS की मीटिंग की है। लोग तो कह रहे हैं कि वो तेल की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर मैं मानता हूं ये ओनली तेल कारण नहीं हो सकता है, ये सुरक्षा के कारण भी है, और पाकिस्तान से हमें सचेत रहने की जरूरत है। और मैं मानता हूं पाकिस्तान को भी पता है वो टूटने के कागार पे समय का हेरफेर है, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, और इस समय वो कोई बेवकूफी नहीं, उससे भारत को सचेत रहना है। और करेगा तो अपने तो बहुत, कल एक स्टेटमेंट में देख रहा था, चीन को भारत ने क्लियर किया है कि सक्शका वैली जो आपको पाकिस्तान ने दहेज में दी थी, वो सक्शका वैली भारत की है, आप अब इसको खाली करें, इस पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सड़कों का निर्माण, वो बंद किया जाना।
तो मैं देख रहा हूं कि अभी पाकिस्तान की स्थिति खराब है, भारत को सचेत रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और देखिए, भारत सचेत है और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि प्रोएक्टिव जो काम है वो लगातार भारत की ओर से किए जा रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, क्योंकि ये तेल गैस संकट जो है वो हम देख रहे हैं अन्य देशों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भारत भी इससे ज्यादा नहीं तो थोड़ा प्रभावित हो रहा है। हालांकि इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, उसका बैकअप प्लान्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति पाकिस्तान की है, ये युद्ध जिस तरीके से चल रहा है, ऐसे में पाकिस्तान आपको क्या लगता है कितना पिछड़ता जा रहा है? क्योंकि वो इस संकट से उभर भी नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले ही हालत खराब थी और अब ऐसे में इतनी ज्यादा पेट्रोल गैस की कीमतें वहां पर बढ़ाई जा रही हैं, साथ ही साथ लॉकडाउन लगाया गया है और अब एक और फैसला कि 8 बजे तक सभी बार बंद हो जाएंगे। नहीं, देखिए, लॉकडाउन तो लगना था। हम तो 3-4 दिन पहले ही कह चुके थे कि पाकिस्तान में अब लॉकडाउन का टाइम आ गया है। ये जो इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी वो उसी और संकेत था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि 10 बजे बंद होने से और 8 बजे बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा। वो इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। पाकिस्तान का जो नॉर्मल आवाम है उसके पास तो अभी इतने साधन ही नहीं है कि वो मॉल में जाए या होटलों में जाके खाना खाए। उसके तो खुद के खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप 12 बजे तक किसी को बुलाते हैं या 10 बजे तक किसी को बुलाते हैं, उससे कोई इनको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं, ऊपर से यूएई ने कहा है मेरे $3.5 अरब वापस कीजिए जी। अब उसको वापस करने के लिए आप कहां से वापस करेंगे? तो आपको अपना जो इंपोर्ट है वो कम करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और जो आपकी डीजल प्राइसेज है उनको बढ़ा के उससे कुछ रिकवरी करनी पड़ेगी। तो आपको तो वो कदम लेने चाहिए थे। आप कहते भाई स्कूल क्लोज डाउन नहीं लगेंगे महीने भर, कॉलेज नहीं लगेंगे, बाजार बंद रहेंगे, हफ्ते में 3 दिन खुलेंगे, तो टाइमिंग से खाली आप इलेक्ट्रिसिटी का ही कंजम्पशन बचा सकते हैं ना। उसके अलावा आप बहुत ज्यादा जो कुछ लोग हैं जो रात लेट शॉपिंग करते हैं उसी का फर्क होगा। बाकी तो दिन भर खोलेंगे तो लोग आएंगे जाएंगे जिनको आना जाना है। तो इनकी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान की इस क्राइसिस को हैंडल करने का क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। अब उन्होंने पैसे घटा दिए हैं 80 रुपए पेट्रोल के ऊपर, वो कह रहे हैं कि सबको लागू हो जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने गोबर टैक्स लगा दिया है 30 रुपीज पर एनिमल पर डे, ताकि वो कह रहे हैं वो हम कलेक्ट करके उससे गोबर गैस बनाएंगे। गोबर गैस 8 प्लांट है उनमें ले जाएंगे। तो क्योंकि जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कुछ है नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ता। जमीनें उनकी है, खेती उनकी है, बागवानी उनकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है, विदेशों में पैसे उनके हैं, तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आवाम क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे जिएगा। तो इसलिए इस तरह के उन्हें फैसले मालूम नहीं कि आवाम को क्या चाहिए, उनकी पब्लिक को क्या चाहिए, उनकी पब्लिक को रिलीफ देने के लिए उनको क्या एक्शन लेने चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। और यही समझ में नहीं आ रहा है, इससे साफ जाहिर है कि वो फेल्ड स्टेट है। जो फेल्ड स्टेट का मतलब ये है एक ऐसा प्रशासन जो अपने देश को आर्थिक रूप से दिवालिया कर चुका है, जो अपने देश के नागरिकों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पानी की है, खाने की है, वो सुविधाएं उनको नहीं दे पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उनको नहीं दे पा रहा है। तो वो इस निर्णय से क्या करेगा? मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इससे उनको क्या बचत होने वाली है, क्या फायदा होने वाला है। तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां लोग कहते हैं ना भाई अब तो ऑपरेशन थिएटर में गया पेशेंट, अब तो जो होगा देखा जाएगा जी। तो पाकिस्तान की भी वही स्थिति हो गई है कि भाई अब तो बर्बाद हो चुके हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, जो होना है हो जाएगा। मेरा तो ये व्यू है। बिल्कुल। अब देखिए, पाकिस्तान से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। वो इस संकट से उभरने के भी प्लान्स कुछ इस तरीके से बता रहे हैं जिसके बहुत ही बारीकी से आपने समझाया है कि क्या उससे आखिर क्या हासिल कर लेंगे वो लोग। फिलहाल देखना होगा कि स्थिति आगे क्या से बदतर होती है पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब्बा ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। असम, केरल और पुडुचेरी में थम जाएगा चुनाव प्रचार। तो 3 राज्यों में विधानसभा की 293 सीटों पर मतदान। तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। असम की 126 सीटों और केरलम की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए मतदान गुरुवार को एक ही चरण में होगा। तो सोमवार को वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के बरपेटा, होजाई और डिब्रूगढ़ में जनसभाओं को संबोधित देखिए किया था। तो पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर जिले और क्षेत्र का विकास उनकी पार्टी और एनडीए की सर्वोच्च प्राथमिकता। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम ने शांति और समृद्धि का दौर देखा है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास मणि तिवारी, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। विकास, क्या कुछ देखिए, क्योंकि आज प्रचार प्रसार थम जाएगा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर राज्य की बात की जाए तो असम, जहां पर फायर ब्रांड नेता पहुंचे एनडीए के, खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर वहां पर जो शब्द कहे गए उनकी ओर से, क्या लग रहा है असम में हैट्रिक लगाने की जो पूरी दावा जो है एनडीए खेमे की ओर से किया जा रहा है, और बाकी के 2 राज्यों में क्या कुछ रहने वाला है? वो चुनाव होंगे, लेकिन उसकी जो सरगर्मियां पहले से बढ़ गई थी। जैसे ही चुनाव आयोग ने अनाउंस किया था कि इन राज्यों में चुनाव होंगे, जिसमें से 3 राज्यों में चुनाव 9 अप्रैल को होंगे और उसलिए आज शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। जिसमें 3 राज्य हैं, पुडुचेरी, केरलम और असम। इन तीनों में सबसे ज्यादा नजर जो है वो है असम के चुनाव पर। यहाँ पर कांग्रेस 2 टेन्योर से सत्ता से बाहर है और इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ वहां से बीजेपी को काट फेंकने की तैयारी कर ली है, वो जो बार बार कह रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर है वहां पे, सियासी तस्वीर है, वो थोड़ी सी इस बार बदली हुई है। 2023 में परिसीमन हुआ और के बाद इस बार पहली बार चुनाव हो रहे हैं। परिसीमन के बाद से जो पिक्चर निकल के रही, 126 सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान तो होंगे, लेकिन जो इक्वेशंस हैं वो थोड़े से इस बार बड़े हैं, क्योंकि 2023 में जब परिसीमन हुआ उसके बाद से ही अलग सीटों पर अलग अलग इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा तबका है महिला वोटर और चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर, उन पर नजर है दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों की। अगर हम इसके डेटा की बात करें तो करीब 36 सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला वोटर्स या चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर सीधे सीधे असर डाल सकते हैं। तो इन 36 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है।
बहुत सारे वादे भी किए गए, सरकार में आने के बाद क्या करेंगे, जीतने के बाद क्या करेंगे। बीजेपी जहां बार बार कह रही है कि तीसरी बार हमें मौका दो और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, वहीं कांग्रेस बार बार इस बात का हवाला दे रही है कि 2 टेन्योर में बीजेपी कर पाई और अब हमें मौका दीजिए और हम आपको करके दिखाएंगे। खैर, ये वादे और चुनावी वादे थे जिसके दम पर दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी आप जिक्र कर रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान हुए जिस तरह से बयान और उसके लेके हुए पलटवार की। स्टार प्रचारकों की बात करें तो बीजेपी के 2 स्टार प्रचारक मोदी जी और योगी जी ने कमर कस ली थी और दोनों ने मोर्चा संभाला था अलग अलग सीटों पर, जिनका नाम अभी आप बता रही थी। तो दोनों जो स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, इन दोनों ने जमकर चुनाव प्रचार किया और अपने पक्ष में वोटर्स को लाने के लिए और जितने प्रत्याशी थे उनके पक्ष में चुनाव प्रचार किए। अभी हाल ही में हिमंता शर्मा जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनको लेके विपक्ष ने कई बयानबाजियां की, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई जो उनकी वाइफ को लेके, रिंकी भुइयां उनकी वाइफ है और उनकी दुबई में प्रॉपर्टी चिट फंड का मामला, अलग अलग पासपोर्ट, ये खरगे जी ने आरोप लगाए और खरगे जी के साथ साथ पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए कई हिमंता शर्मा पे और उनकी वाइफ को लेके। तो इनको ये भी मुद्दा गर्म रहा कि किस तरह से बताने की कोशिश की गई कि जो शर्मा जी हैं, हिमंता शर्मा जी हैं, उनकी वाइफ इस तरह के मामलों में लिप्त है, तो ये किस तरह से आपके राज्य को विकास की दिशा दे पाएंगे। खैर, और यहाँ पर इस बार बड़ा मुद्दा रहा मुसलमानों को, मुसलमान वोट्स जो हैं असम में वो काफी प्रभाव छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बार अगर हम नंबर ऑफ सीट की बात करें कि करीब 2023 में जब परिसीमन हुआ तो करीब 29, परिसीमन से पहले की बात करें तो करीब 29 सीटें ऐसी थी जिस पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा था और ये निर्णायक साबित हो सकते थे। लेकिन परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद 32 सीटें ऐसी रही जिस पर अब मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। यानी मुस्लिम वोटर्स अब 29 सीटों से सिमटकर 22 सीटों पर अपना निर्णायक वोट देने की स्थिति में है। ऐसे में उन 22 सीटों पर भी पक्ष और विपक्ष दोनों की नजर है किस तरह से मुस्लिम वोट्स उनके पक्ष में, जिसके पक्ष में जाएंगे उसका फायदा डेफिनेटली होगा। लेकिन इस बार जो मुद्दा था वो ये था कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए थे उनको निकालने, हटाने और उनकी पहचान करने, उनको राज्य से बाहर निकालने, ये बहुत सारे ऐसे मामले थे उन्नति जो इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा निर्णायक साबित हो सकते हैं। चाहे वो मुसलमानों की मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात हो, चाहे वो उन 36 सीटों की बात हो जहां पर महिला और चाय बागान में काम करने वाले मजदूर निर्णायक साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए विकास, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये भी कहा गया कि असम में अगर तीसरी बार सरकार बनती है बीजेपी की, यूसुसी लाया जाएगा, कोई भी 4 शादियां नहीं कर पाएगा, इस तरीके के बयान भी वर्तमान मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। तो जो ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और जो आप समीकरण समझा रहे हैं सीटों का और मुस्लिम वोट बैंक का जो आप बता रहे हैं, क्या लगता है उस पर प्रभाव पड़ सकता है इस तरीके के बयानों का? देखिए उन्नति, असम एक ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी, एनआरसी, घुसपैठिए, ये सारे मुद्दे और मुस्लिम वोटर से सारे मुद्दे हावी रहे हैं हर चुनाव में। इस बार इनका दबदबा, इन मुद्दे जो फैक्टर्स हैं, इनका दबदबा ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि 2023 में असम में परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद 126 सीटें डिसाइड हुई जिसमें इक्वेशन चेंज नजर आए। वैसे जैसे मैंने बताया कि 29 से 22 सीटें हो गई हैं मुस्लिम बाहुल्य सीटें, जो मुस्लिम वोटर्स जहां पर निर्णायक साबित होंगे। तो अगर ऐसे में अब जो विपक्ष है स्पेशली, अगर वो मुस्लिम वोटर्स को साधने में कामयाब रहता है तो कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जो बीजेपी की नजर उन 36 सीटों पर भी है जो वोटर्स, जो जहां पर महिला वोटर्स और मजदूर, चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों का दबदबा है और वो निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्थिति बहुत ज्यादा तो साफ नहीं है, लेकिन जो धरातल के मुद्दे हैं और जो धरातल की तस्वीर है और जो वहां पर रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, जहां जो खबरें आ रही है क्षण की, उसमें यही है कि बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। लेकिन चुनाव में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक नतीजे आ जाए। 4 मई को नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ हो पाएगी कि 126 में से कितने सीटों पर विपक्ष ने कब्जा जमाया और कितनी सीटों पर पक्ष, जो सत्ताधारी दल है, उसने कब्जा जमाकर क्या तीसरी बार
बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होती है या नहीं, इन सब का जो नतीजा है, जो तस्वीर है, वो 4 मई को साफ होगी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, और ऐसे में इस आखिरी दिन में कितना जोर लगाया जाता है राजनीतिक पार्टियों की ओर से, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।